अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चैप्टर 13 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जिक्र करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अंडरस्टैंड करना होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि बिजनेसेस जब भी जो है दूसरी कंट्रीज में जाती हैं, अपना बिजनेस को स्टार्ट करती हैं, तो वो एक सीक्वेंस के साथ अगर जाएं तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन अगर वो जो है डायरेक्टली क्या कर ले, अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट दूसरे मुल्क में पुट कर लें, तो वो जो है उसके लिए फेवरेबल भी हो सकती है, अनफेवरेबल भी हो सकती है। रिस्क के चांस जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उसमें। तो इसलिए जो है उसको चाहिए कि एक प्रॉपर तरीके से जो है एनालिसिस करें, जिसके लिए हम कहते हैं कि कंपनीज को क्या करना चाहिए, पहले एक्सपोर्ट करना चाहिए। फिर जो है जब उसको अपनी डिमांड का पता चल जाता है तो वो लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग की तरफ जाए। और फिर अगर उनको लग जाता है कि जी अब जो है यहाँ पे हमारी मार्केट बन चुकी है, हमें जो है यहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बैरियर्स जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, ट्रेड बैरियर्स। तो वो जो है क्या करें, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट करें, उस मुल्क में जाए, वहां पे जो है प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करें। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो कंपनीज जो है क्या करती हैं कि दूसरे मुल्कों में जाके उनके प्लांट्स वगैरह को परचेज करती हैं। तो इस चैप्टर के जो मेजर कंटेंट्स हैं हमारे, उसमें तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज, मोटिव्स फॉर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सेकंड, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन। एंड थर्ड, होस्ट गवर्नमेंट व्यूज ऑफ डीएफआई और डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट चीज, जैसे हमने कहा कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, तो उसके लिए इन्होंने कहा हुआ है, कहता है कि एमएनसीज कॉमनली कैपिटलाइज ऑन फॉरेन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बाय एंगेजिंग इन डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, which is investment in real assets such as land, building, or even existing plants in foreign countries. They engage in joint ventures with foreign firms, acquire foreign firms, and form new foreign subsidiaries. Any of these types of DFI can generate high returns when managed properly. जैसे मैंने आपको कहा कि क्या होता है कि कंपनीज जो है दूसरे मुल्कों में जाती है, वहां पे अपने लिए जो है फॉरेन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना चाहती है, और उसके लिए उनके पास सिचुएशन क्या होती है कि वो रियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करें। वहाँ के जो है लैंड खरीद सकती है, प्लांट खरीद सकती है, एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस है उसको परचेज कर सकती है, या वहाँ पे जो है बिल्डिंग ले लेती है अपना एक स्टैब्लिश करने के लिए, सिस्टम को स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, ज्यादातर कंपनीज जो है वो चाहती हैं कि हम जो है वहाँ पे जॉइंट वेंचर के जरिए से काम कर लें। कुछ जो है चाहती हैं कि हम वहाँ पे एक्विजिशन कर लें। ठीक है, कोई जो है बिल्कुल ही न्यू अपने जो है सब्सिडी ओपन कर लेते हैं कि हम जो है ऑल एंड ऑल की जो है साइकिल वहाँ पे जा सकते हैं। अगर वहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि कोई उस किस्म का बिजनेस ऑलरेडी वहाँ पे मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो चाहता है कि मैं उस मार्केट में जाऊँ और वहाँ पे जो है फर्स्ट बंदा बनूं जो वहाँ पे अपने जो है ऑपरेशन को स्टार्ट करे। इसलिए कहता है कि however DFI requires substantial investment and can therefore put much capital at risk. Moreover, if the investment does not perform as well as expected, the MNC may have difficulty selling the foreign project it created. जैसे मैंने आपको कहा कि क्या होता है कि जब आप वहां पे डायरेक्टली चले जाते हो और इन्वेस्टमेंट को पुट कर लेते हो, तो वो जो है बहुत ही रिस्की है। ठीक है, आप अपने सारे के सारे कैपिटल को रिस्क में लगा रहे हो, और इन केस वहां पे जो है वो बिजनेस उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए जैसे आप एक्सपेक्टेशन रख देते, जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आप गए थे, तो फिर उसको सेल आउट करना भी आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, आप वहां से जब अगर निकलना चाहते हैं, आप जो है एग्जिट करना चाहते हैं, तो एग्जिट में भी आपके लिए जो है प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि जो है जब आप एग्जिट कर रहे हैं और एक बंदे को ऑलरेडी नजर आ चुका है कि यार ये जो बंदा है इसके बिजनेस जो है इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, तो वो भी जो है इतना रिस्क नहीं लेगा कि आपके जो है जो प्रोजेक्ट था उसको परचेज करें। सो इसीलिए गिवन दीज रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DFI, MNCs tend to carefully analyze the potential benefits and cost therefore in implementing any type of DFI. Financial manager must understand the potential return and risk associated with DFI so that they can make investment decisions that maximize the MNC's value. कि जाहिर सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्क एंड रिटर्न को एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के साथ रिस्क है, एसोसिएटेड है। अगर हम वहां पे जाते हैं तो हम जो है रिस्क ले रहे हैं, और जो रिस्क हमने ले लिया तो जितना ज्यादा रिस्क होता है हम कहते हैं उतना ही ज्यादा रिटर्न होता है। तो इसीलिए कंपनीज को क्या करना चाहिए, या जो है फाइनेंशियल मैनेजर जब भी जो है क्या करता है कि एमएनसीज का वो इस चीज को एनालाइज करता है, तो उसको चाहिए कि वो पहले जो है प्रॉपर तरीके से कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करे। वो इन चीजों को देख ले कि वो जो है जो उस कंट्री में जा रहा है वहां से उसको जो है बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे इस न्यू बिजनेस एस्टेब्लिश करने से, या जो है वहां पे उस पर कॉस्ट इसको ज्यादा इंकर होगी। और इस चीज को अंडरस्टैंड करना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो है रिस्क को देखे और वहां पे जो है पोटेंशियल रिटर्न उसको कितना मिलेगा, उसी के बेसिस पे जो है वो एक ऐसा डिसीजन ले कि जहां से उसके जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चांसेस ज्यादा हो।
क्योंकि अकॉर्डिंग टू वैन हॉर्न हमारा जो मेजर एम क्या होता है कि हम जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो जब हम एक दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो वहां पे भी जाहिर सी बात है हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि वहां से हम जो है ज्यादा अर्न कर ले, ज्यादा बेनिफिट गेन कर ले। तो ज्यादा बेनिफिट और अर्निंग के परस्पेक्टिव से जब हम सोच रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है प्रॉपर तरीके से रिस्क एंड रिटर्न को जो है एनालाइज करना पड़ेगा कि हम जो है कितना रिस्क लें, कितना जो है हमें उससे रिटर्न मिलेगा। दूसरा जो है अगर हम कहें कि जो है चले हमने जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लिया है, तो अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज जाती हैं वो जो है कुछ मकासद लेकर जाती है, जिसमें दो मेन हेड्स के अंदर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। एक हमारे पास आ जाता है रेवेन्यू रिलेटेड मोटिव्स, दूसरा आ जाता है कॉस्ट रिलेटेड मोटिव्स। ठीक है, सो कहता है कि MNCs commonly consider direct foreign investment because it can improve their profitability and enhance shareholders' wealth. In most cases, MNCs engage in DFI because they are interested in boosting revenue, reducing cost, or both. ठीक है कि कंपनीज जो है क्या करती है कि वो जो है दूसरे मुल्कों में जब जा रही है तो हमने कहा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका जो है मेन एम होता है कि शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज हो जाए। तो जब वो जो है उस मुल्क में वहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहा है तो वो क्या करता है कि उसका मेन एम जो है या हो सकता है कि रेवेन्यूज को जनरेट करे या अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करे, कि वहां पे जाए, वहां पे जो है लोकल जो है उसके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सस्ते हैं उसके लिए, तो वो उसको फायदा उठाता है, या फिर वो दोनों मोटिव्स के साथ जा सकता है। तो रेवेन्यू रिलेटेड मोटिव्स कौन से हैं हमारे पास? पहली चीज, अट्रैक्ट न्यू सोर्स ऑफ डिमांड, कि हमारा मकसद क्या होता है कि हम जो है न्यू सोर्स ऑफ डिमांड क्रिएट करें। क्या मतलब है हमारा इससे? कहता है कि a corporation often reaches a stage when growth is limited in its home country, possibly because of intense competition. Even if it faces little competition, its market share in its home country may already be near to its potential peak. Thus, the developing countries such as Argentina, Chile, Mexico, Hungary, and China have been perceived as attractive sources of new demand. ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जैसे हमने कहा कि आपके पास जो है जब कंट्रीज को लग जाता है कि जी या कंपनीज को नजर आ जाता है कि उसके जो है जो सेल्स हैं वो अपने मैक्सिमम लेवल तक अपने मुल्क में पहुंच चुकी है। जब उसको अपनी सेल्स जो है एक मैक्सिमम लेवल तक नजर आ जाती है अपने मुल्क में, तो वो क्या करती है, वो प्लान करते हैं कि अब हमें जो है इंटरनेशनली जाना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में अब मजीद पोटेंशियल नहीं रहा कि मैं जो है प्रॉफिट्स गेन कर सकूं या जो है मुझे वहां से ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो वो अपने लिए नए डिमांड मार्केट्स क्रिएट करने के लिए वहां पे जाते हैं। और कहते हैं कि जैसे आपके पास जो है डेवलपिंग कंट्रीज जो है अर्जेंटीना, चिली, मैक्सिको, चाइना वगैरह हैं, उन्होंने भी क्या क्या दिया कि उन्होंने भी जो है अट्रैक्टिव सोर्स ऑफ जो है न्यू डिमांड को परसीव करना शुरू कर दिया। और इसीलिए कहता है कि many MNCs have penetrated these countries since barriers have been removed. Because the consumer in some countries have historically been restricted from purchasing goods purchased by firms outside their countries. The markets for some goods are not well established and offer much potential for penetration by MNCs. ठीक है कि उन्होंने जो है अपने बैरियर्स को हटा दिया, ताकि जो है क्या हो जाए कि बाहर से जब कंट्रीज आएंगी तो कंपनीज आएंगी तो वो क्या करेंगी, वो अपने जो है नए प्रोडक्ट्स लेकर आएंगी, लो प्राइस प्रोडक्ट्स लेकर आएंगी, और इसी वजह से उस चीज का बेनिफिट हासिल करने के लिए उन्होंने जो है रिस्ट्रिक्शंस को हटा ली। वरना अदरवाइज क्या होता है कि प्रीवियसली उन्होंने जो अपने मार्केट्स को बिल्कुल क्लोज किया हुआ था, रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी कि कोई भी जो है क्या करेगा, बाहर की प्रोडक्ट्स को नहीं परचेजेगा, अपने ही जो प्रोडक्ट्स हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो उनकी हो रही है उसको क्या करेगी, जो है वो इस्टेब्लिश करेगी, उनको जो है प्रमोट करेगी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको जो है नीड्स चेंज हो रही होती है, टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट्स आ रही होती है, तब आपको क्या करना पड़ता है, अपने मार्केट को ओपन करना पड़ता है ताकि नए एक्सपर्टीज आए और वो जो है आपके मुल्क में जो है अपने प्रोडक्शन स्टार्ट करें। सेकंड हम कहते हैं कि एंटर प्रॉफिटेबल मार्केट्स। MNCs, if other corporations in the industry have proved that superior earning can be realized in other markets, an MNC may also decide to sell in those markets. It may plan to undercut the prevailing excessively high prices. A common problem with this strategy is that previously established seller in a new market may prevent a new competitor from taking away their business by lowering their prices just when the new competitor attempts to break into the market. कि जब आपको जो है नजर आ जाता है कि जब जो है एक कंपनी को नजर आ जाता है कि इस इंडस्ट्री में जो है बहुत ज्यादा जो है पोटेंशियल है कि वहां से वो ज्यादा अर्निंग गेन कर सकता है, तो मल्टीनेशनल कंपनी देख लेती है कि हमें भी जो है यहाँ पे जाना चाहिए, वो अपने जो है वहां पे अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट करती है। ठीक है, और वो क्या करती है कि अपने उन प्राइसेस को कम करना चाहती है, और जब वो उस कंट्री में जाके वहीं पे प्रोडक्शन करेगी, ठीक है, तो उसकी ऑटोमेटिकली जो है प्राइसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे जब वो नई मार्केट में आ जाती है तो क्या हो जाता है कि जो कंपटीटर होते हैं वहां पे वो क्या कर देते हैं कि वो इस चीज का जो है फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि अगर वो जो है लो प्राइस पे वो कर रहे थे तो वो जो है उससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको नजर आ जाता है कि वहां पे मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन थी और वो क्या कर रहे हैं
कि वो जो है जो लोकल हैं वो बहुत ज्यादा महंगी चीजें बेच रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि उस मुल्क में जैसे ही जाते हैं वो लो प्राइस के साथ एंट्री कर लेते हैं। जैसे हमारे मुल्क में जो है जोंग ने किया, कि जोंग ने क्या किया था इनिशियली जब उसको जो है पाकटेल को एक्वायर किया तो उसने देखा कि मार्केट में ऑलरेडी जो है सारे के सारे जो हैं यहाँ पे लीडर्स बैठे हुए हैं, मैं कैसे कम्पीट कर सकता हूँ। मेरे पास एक सोर्स यही है कि मैं अपने जो है कॉस्ट को मजीद जो है इंक्रीज कर दूं और अपने जो है जो प्राइसेस हैं वो रिड्यूस कर दूं ताकि मुझे जो है मार्केट एक्सेप्ट करे। तो इसी तरीके से वो एंटर हुई, उसने अपने प्राइसेस को लो किया और उसने अपने लिए स्पेस क्रिएट किया। थर्ड, एक्सप्लॉइट मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज। ठीक है कि फर्म्स में बिकम इंटरनेशनलाइज्ड इफ दे पोजेस रिसोर्सेज और स्किल्स नॉट अवेलेबल टू कंपीटिंग फर्म्स। कि अगर वो जो है जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या कोई ऐसी कंपनी है जो वो दूसरे मुल्क में जा रही है, तो वो इस सोर्स के साथ, इस थॉट के साथ जा रही है कि उसके पास जो टेक्नोलॉजी है वो इस कंट्री में पहले से एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो चीज उस कंट्री में ऑलरेडी नहीं है तो वो इस अप्रोच के साथ उस कंट्री में जाता है और वहां पे क्या करता है, अपनी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। और जब वो वहां पे चला जाता है और वहां पे जो है पहला बंदा बन जाता है, लीडर बन जाता है उस प्रोडक्ट का जो वहां पे लेकर आया हुआ है, तो वो क्या करता है, अपनी मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज गेन करता है। जब तक वहां पे जो है कोई और कंपटीटर ना आ जाए तब तक जो है वो क्या कर रहा होता है, उस मार्केट को जो है बेनिफिट उठा रहा होता है फुल पोटेंशियल से। नंबर 4 कहता है react to trade restrictions. In some cases, MNCs use DFI as a defensive rather than an aggressive strategy. Specifically, they pursue DFI to circumvent trade barriers. ठीक है कि ज्यादातर जो है हम कहते हैं कि एमएनसी जो है जो जाती है डीएफआई करती है, वो अपने आप को डिफेंसिव रखने की कोशिश करती है। ये जो है एक्सपोर्ट्स वगैरह कर चुकी होती है या लाइसेंसिंग कर चुकी है, तो वो जाती है उस मकसद के साथ कि उसके जो कस्टमर्स हैं वो ऑलरेडी उसने जो है जो इतनी मुश्किल से गेन किए हुए थे उनको रिटेन रख सकें। क्योंकि अगर जो है वो क्या कर लेते हैं कि उनकी प्राइसेस जो एक्सचेंज रेट और उनके डिफरेंसेस की वजह से महंगे हो जाते हैं या बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो जो उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर जो उन्होंने गेन किए थे अब तक वो भी लॉस हो जाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि वो जो है बजाय एग्रेसिव स्ट्रेटजी के वो वहां पे वो डिफेंसिव जाते हैं कि ताकि जो उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको वो रिटेन कर सके, वो उनसे लॉस ना हो। नंबर 5 कहता है डाइवर्सिफाई इंटरनेशनली। Because since economies of countries do not move perfectly in tandem over time, net cash flow from sales of products across countries should be more stable than comparable sales of the products in a single country. By diversifying sales internationally, a firm can make its net cash flows less volatile. Thus, the possibility of liquidity deficiency is less likely. ठीक है कि आपकी कंपनीज जो है क्या करती हैं कि वो डाइवर्सिफाई इंटरनेशनली करती है। जब वो क्या करेंगी कि इंटरनेशनली जो है डाइवर्सिफाई करेंगी खुद को, तो उनकी जो नेट कैश फ्लोज होंगे वो वॉलिटिलिटी कम हो जाएगी। क्योंकि हम जो है डाइवर्सिफिकेशन किस लिए करते हैं, ताकि एक ऐसी कंट्रीज में चले जाए जहां पे उनको जो है थोड़ी सी स्टेबल प्रॉफिट मिल सके, बजाय उन कंट्रीज के जिसमें जो है वो एक कंट्री में जहां पे वो जो है प्रॉफिट्स गेन कर रहा था उसकी कंट्री का जो है इफेक्ट उस पर पड़ रहा है। तो अगर आप जो है क्या करोगे कि डिफरेंट जगह पे जो है डिफरेंट अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करोगे, तो आपके पास क्या होंगे, आपके प्रॉफिट्स भी जो है सेफ एंड सिक्योर जनरेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम कम हो जाएगी। और इसलिए कहते हैं कि इन एडिशन द फर्म में enjoy a lower cost of capital as shareholders and creditors perceive the MNC's risk to be lower as a result of more stable cash flows. और आपकी जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आपके जो है जितने भी शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स हैं वो इस थॉट के साथ जो है परसीव करते हैं कि वो जो है जो उनके कैश फ्लोज जो है वो स्टेबल हो जाएंगे और उनका जो है रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज से जब प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो वो एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो कहीं पे जो है इकोनॉमी जो है इफेक्ट हो रही होगी तो दूसरी जगह तो बेहतर जा रही होगी। ठीक है, तो वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे होंगे, बल्कि अप एंड डाउन की सिचुएशन चल रही होगी, तो वो जो है थोड़ा सा स्टेबलाइज फील करेंगे। सेकंड जो हमने कहा कि वो था कॉस्ट रिलेटेड मोटिव्स। ठीक है कि हमने कहा कि अपने जो है कंपनीज इसलिए मकसद के लिए जाती हैं कि वो अपने कॉस्ट को रिड्यूस करें। जैसे अगर हम नाइकी के एग्जांपल देखें और बाकी इस तरीके से इंटरनेशनल जो है मल्टीनेशनल कंपनीज वो क्या करते हैं कि उन कंट्रीज को टारगेट करती हैं जहां पे उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सस्ते मिलते हैं। ठीक है, तो वो जो है क्या करते हैं कि लो प्राइस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का बेनिफिट हासिल करने के लिए उस कंट्री में जाते हैं और वहां पे जो है क्या करते हैं, अपने प्लांट्स लगा के लो प्राइस प्रोडक्शन करते हैं, तो जिससे उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो इसमें डिफरेंट मोटिव्स हमारे पास आ जाते हैं। पहली चीज हमारे पास आ जाती है फुली बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि अगर आप जो है क्या करना चाहते हो कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट अचाना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे बड़ी बात क्या आ जाती है कि जब आप अपने मुल्क के लिए प्रोड्यूस करे थे, अब आप डबल क्वांटिटी में प्रोड्यूस करोगे। जब आप ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करोगे तो आपकी जो है वो एवरेज कॉस्ट उस प्रोडक्शन पे कम होने शुरू हो जाएगी। और जब आपकी जो है क्या हो जाएगी कि जब एवरेज कॉस्ट कम होना शुरू हो जाएगी तो आपके प्रॉफिट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और वो प्रोडक्ट आपके लिए जो है मजीद सस्ता बनना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर जो है हम एक एग्जांपल ले, मैंने आपको जो एग्जांपल दी हुई थी क्लास में, कि हम जो है क्या करते हैं कि जो है
जब एक हॉस्टल आपने ले लिया, उसमें आप अकेले रहते हो, पूरा एक घर आपने ले लिया, उसमें आप अकेले रहते हो, तो जब आप उसमें अकेले रहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस करंट 20,000 देना पड़ेगा। लेकिन जब आप उसमें जो है क्या करोगे कि 10 बंदे वहां पे रहोगे, तो पर हेड कितना आएगा, 2,000 आएगा। तो इसी तरीके से जब आप क्या करोगे कि प्रोडक्शन थोड़ी करोगे तो कॉस्ट तो आपकी फिक्स्ड आएगी ही आएगी। तो जब ज्यादा क्वांटिटी में आप प्रोड्यूस करोगे तो आपकी कॉस्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। सेकंड हमने कहा कि यूज फॉरेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि आपकी जो है लेबर और लैंड जो है वो वेरी करती है कंट्री टू कंट्री। ठीक है, वहां पे जो है आपकी कॉस्ट वगैरह जो है हो सकती है डिफरेंशिएट करे, कहीं पे आपकी जो है लैंड जो है वो सस्ती होगी, कहीं पे लेबर सस्ता होगा। ठीक है, तो जिस कंट्री में आपको लेबर सस्ता मिल रहा है, अगर आप वहां पे जो है प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट भी जो है लो कॉस्ट बनेगा। जब आपका प्रोडक्ट लो कॉस्ट बनेगा तो जाहिर सी बात है आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। जैसे नाइकी कर रहा है, वो ब्राजील वगैरह उन कंट्रीज को टारगेट करता है जहां पे आपके पास जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, जहाँ पे लोग जो है खाने के लिए जो है 2 टाइम खाना भी उनको नहीं मिल रहा, वो उन कंट्रीज में जाते हैं, उनको टारगेट करते हैं ताकि वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगी, थोड़ा बहुत उनका जो है बेहतर हो जाएगी सिचुएशन लाइफ की। लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट उसको क्या होगा कि उसका प्रोडक्ट जो है बहुत ही लो प्राइस में बनना शुरू हो जाएगा, जो उसके लिए क्या हो जाएगा, सबसे बेनिफिशियल हो जाएगा। नेक्स्ट हम जो है इसमें कहते हैं वो है आपके पास यूज फॉरेन रॉ मटेरियल्स। आप क्या करते हो, बजाय इसके कि आप जो है अपनी जो है रॉ मटेरियल को दूसरे मुल्कों से मंगवाओ और फिर प्रोडक्ट बनाओ, वो आपके लिए कॉस्टली बन जाता है, तो आप उसी मुल्क में जाते हो, वहीं पे प्लांट लगा के वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देते हो। जब आप उसी मुल्क में चले जाते हो, वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देते हो, तो आपके वो जो ट्रांसपोर्टेशन और जो है बाकी जो टैक्सेस वगैरह लग रहे थे उससे बच जाते हो। जब उससे बच जाओगे तो आपका प्रोडक्ट जो है सस्ता बनेगा, आपका फिनिश प्रोडक्ट जो है वो सस्ता बनेगा। आप जो है उसको क्या कर सकते हो, उस कंट्री में भी सेल कर सकते हो, या जो है जिस कंट्री में अपने कंट्री में या दूसरी कंट्री में सेल आउट कर रहे थे वहां पे भी उसको सेल आउट कर सकते हो। तो आपके लिए क्या हो जाएगी, आपकी कॉस्ट जो है वो मजीद कम होना शुरू हो जाएगी और आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट हम कहते हैं यूज फॉरेन टेक्नोलॉजी, कि corporations are increasing establishing overseas plants or acquiring existing overseas plants to learn the technology of foreign countries। कि वो जो है क्या करती है कि दूसरी कंट्रीज में जब जाती है ऑर्गेनाइजेशन, वो किस मकसद के लिए जाती है, वो इस मकसद के लिए जाती है कि वहां पे जो है जो उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो है टेक्नोलॉजी है उससे फायदा उठा ले, उसको एक्वायर कर ले। ठीक है, जैसे मैंने आपको जो है जोंग की एग्जांपल दी, तो जोंग क्या करता है कि वहां पे जो जाता है पाकिस्तान आया, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया कि दोबारा से वो सारे के सारे जो है वो कॉस्ट इनकर करता, अपने जो है प्लांट्स वगैरह लगाता और उसके बाद जो है वो बूस्टर्स वगैरह लगाता। तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए उसने क्या कर दिया कि ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग आपके पास जो है सेटअप उसको मिल रहा था, तो उसने उसको ले लिया और उसको जस्ट उसने मजीद इंप्रूव कर लिया, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंगली उसने उसको कन्वर्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ, इसकी कॉस्ट जो है मजीद कम हो गई, जो उसके लिए क्या हुई, एक बेहतर सिचुएशन जो है अराइज होना शुरू हो गई। तो इस तरीके से आपके लिए जो है ये भी एक कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटेजी हो सकती है। उसके बाद लास्ट में कहता है कि रिएक्ट टू एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स, कि व्हेन फर्म परसीव दैट फॉरेन करेंसी इज अंडरवैल्यूड, the firm may consider DFI in that country as the initial outlay should be relatively low। कि अगर कंट्रीज को नजर आ जाता है या कंपनी को नजर आ जाता है कि इस मुल्क की जो है करेंसी डिवैल्यू हो चुकी है, ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि उस कंट्री में जाना चाहिए, मैं जो है वहां पे प्लांट लगा लूं, क्योंकि अभी जो है मैं जो प्लांट लगाऊंगा तो मुझे बड़ा सस्ता पड़ेगा। लेट्स से अमेरिकन कंपनी है वो पाकिस्तान में आ जाए, तो उसको जो है क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी जो है 150 160 तक जा रही है, टच हो रही है। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट में, तो अब वो जो है क्या करेगी, उसकी कॉस्ट इनिशियल बहुत कम हो जाएगी, और जब आपकी इनिशियल कॉस्ट कम हो जाए तो फिर तो आपके लिए जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जाहिर सी बात है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कहता है कि रिलेटेड रीजन फॉर सच डीएफआईज इज टू ऑफसेट द चेंजिंग डिमांड फॉर कंपनीज एक्सपोर्ट ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। और आप जो है क्या कर रहे हो कि जो एक्सचेंज रेट की वजह से फ्लक्चुएशन आ रही थी, आप उस चीज को अवॉइड कर लेते हो और उससे निकल के आपने अपना जो है वहीं पे एस्टेब्लिश कर लिया सिस्टम लो प्राइस में, और आप जो है आप उससे बेनिफिट हासिल कर रहे हो। जैसे कि इन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल व्हेन जापानीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बिल्ड प्लांट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, they can reduce exposure to exchange rate fluctuations by incurring dollar cost for their production that offset dollar revenues। कि आपके पास क्या हो रही है कि जापानीज जो है ऑटोमोबाइल कंपनी जो है मैन्युफैक्चरर, वो जो है यूएस में जाता है। ठीक है, अब यूएस में क्या कर लेता है कि वो जो है यूएस के डॉलर में ही जो है वो क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा और उसी में ही जो है उसको सेल आउट करेगा। तो जब एक ही करेंसी में उसकी जो है कॉस्ट भी होगी, उसी में जो है उसकी रेवेन्यू भी होगी, तो वो एक दूसरे को ऑफसेट करेंगे और जो है उसको बेनिफिशियल होगा। लेकिन जब एक्सचेंज रेट का डिफरेंस आ जाएगा तो वो उसके लिए क्या करेगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा और उसके जो है प्रॉफिट्स को श्रिंक कर देगा। So कहता है कि although MNCs do not engage in large projects simply as an indirect means of speculating on currency, the feasibility of proposed project may be dependent on existing
एंड एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स। और जितने भी आपके पास जो वो क्या करते हैं कि फाइनेंशियली जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो है कोई और लार्ज प्रोजेक्ट लेते हैं तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, वो इनडायरेक्ट तरीके से पहले जो है उसको कंफर्म करते हैं, उनकी करेंसी की फ्लक्चुएशंस वगैरह को, फिजिबिलिटी को स्टडी करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो क्या करते हैं कि उस कंट्री में जाते हैं, वहां पे वो जो है अपने डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पुट करते हैं। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है, कहता है कि कंपेयरिंग बेनिफिट्स ऑफ डीएफआई अमंग कंट्रीज, कि आप जो है क्या करते हैं कि जो है कंट्रीज टू कंट्री हमारे पास जो है डीएफआई के बेनिफिट्स वेरी करते हैं। जो प्रीवियसली हमने बेनिफिट्स पढ़े, हमने जो मोटिव्स कहे, तो वो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है कि कंट्रीज की सिचुएशन चेंज है। हमारे जो है एक कंट्री जो एग्रीकल्चर होगी तो दूसरी जो है टेक्नोलॉजिकल होगी, तीसरे तरीके से एक्सपर्टीज रखती होगी। तो हर कंट्री के पास जो है अल्लाह ताला ने अपने जो है वसाइल उनको प्रोवाइड किए हुए हैं, रिसोर्सेज दिए हुए हैं, जिसका वो बेनिफिट हासिल कर रही है, जिसके जरिए से वो मार्केट में क्या कर रही है, चल रही है, कम्पीट कर रही है। ठीक है, तो अब आप जो है क्या करते हैं कि जब इस चीज को एनालाइज करोगे तो आपके मोटिव्स भी इसके अकॉर्डिंगली चेंज होंगे। और इसी को जो है इन्होंने 13.1 एग्जिबिट में समराइज किए हुए, और कहता है कि मोस्ट एमएनसीज परस्यू डीएफआई बेस्ड ऑन देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटलाइजिंग वन और मोर ऑफ द पोटेंशियल बेनिफिट्स summarized in exhibit 13.1. The potential benefit from DFI vary with the country to country. Countries in Western Europe have well-established markets where the demand for most products and services is large. Thus, these countries may appeal to MNCs that want to penetrate markets because they have better products than what are already being offered. Countries in Eastern Europe, Asia, and Latin America tends to have relatively low cost of land and labor. If an MNC desired to establish a low-cost production facility, it would also consider other factors such as work ethics, skills of the local people, availability of labor, and cultural traits. Although most attempt to increase international business are motivated by one or more of the benefits listed here, some disadvantages are also associated with DFI. So, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके क्या है कि सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है, जो हमने मोटिव्स डिफरेंट कहे वही चीजें जो है एग्जिबिट 13.1 में शो की गई है कि जो है कंट्री जो है वेरी करती है, और जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मोटिव्स जो है एक कंपनी को अचीव हो जाए। वो जो है डिफरेंट मोटिव्स के साथ जाती है, कोई जो है कॉस्ट रिडक्शन के साथ जा रहा है, तो कोई जो है क्या कर रहा है, नई डिमांड हासिल करने के लिए जा रहा है, कोई जो है क्या कर रहा है कि वो जो है अपने रेवेन्यूज को बढ़ाना चाहता है, कोई जो है क्या करना चाहता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट उठाना चाहता है। तो डिफरेंट सिचुएशंस हैं, डिफरेंट मोटिव्स हैं, जो कंपनीज क्या करती हैं अपनी कॉम्बिनेशन बनाती है। और इन्होंने यही बात की कि आपके पास जो है यूरोपियन कंट्रीज में जो है उनकी सिचुएशंस अपनी अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि अगर हम मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान है तो एग्रीकल्चर कंट्री उसको कहा जाता है, तो यहाँ पे जो है जो बिजनेसेस जो प्रोडक्ट जो है उनके साथ एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है, वो यहाँ पे अगर आके अपने प्लांट्स लगाएंगे तो उनके प्रोडक्ट सस्ते बनेंगे। बने इस बात उसके कि जो है लेट्स से चाइनीज है, तो चाइनीज अगर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है, उनके प्रोडक्ट्स जो है डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाना चाहती है, तो अगर वो पाकिस्तान में करेगी तो उसके लिए लो कॉस्ट हो सकती है, बजाय इसके कि वो अपनी कंट्री में करे। और पाकिस्तान में जो है टेक्नोलॉजिकल चीजें जो है इतनी ज्यादा नहीं है, टूल्स जो है नहीं है, ना टेक्नोलॉजी है, तो वो अगर जो है वहां पे चाइना में जाके उस चीज की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे तो वो उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो ये जो है आपके पास क्या है कि डिफरेंट मोटिव्स होते हैं, और हर मोटिव जरूरी नहीं है कि फायदा मंद हो, उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं, जो कि यहाँ पे एग्जिबिट 13.1 में वो सारे के सारे मोटिव्स जो हमने प्रीवियसली देखे उनको डिस्कस किया गया है। सो एग्जांपल दी गई है आपको लोअर कॉर्पोरेशन की। ठीक है, एक बड़ी जो है क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर है, जो क्या करना चाहती है कि मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है, वो कहती है कि हम जो है फिलीपींस या मैक्सिको में अपने जो है प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं क्लोथिंग, क्योंकि इस कंट्री में जो है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बड़ी कम आ रही है। तो इसलिए जो है वो चाहती है कि जो है डायरेक्ट कॉस्ट उसकी कम है, तो जब डायरेक्ट कॉस्ट कम होगी उसको मैन्युफैक्चरिंग की तो ज्यादा उसकी जो है कॉस्ट रिड्यूस होगी, जाहिर सी बात है उसके प्रॉफिट इंक्रीज होगी। लेकिन सिर्फ वन साइडेड हमने नहीं जाना, वन डायमेंशन हमने कहा कि डिसीजन नहीं लेना, हमने जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी देखना होगा। जैसे कि वहां की इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर नहीं है, तो अब जो है फिलीपींस को वहां पे नहीं जाना चाहिए, वहां पे गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है। ठीक है, तो फिर भी उसके लिए फायदे नहीं है, वहां पे जो है इन्फ्लेशन एक्सचेंज रेट के डिफरेंसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो वो उसके लिए अनफेवरेबल सिचुएशन है। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो कहते हैं कि वहाँ पे सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज का बड़ा इशू है, क्योंकि वहाँ पे जो है टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। तो टेररिस्ट ग्रुप्स क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे जो है उनको थ्रेटन कर रहे हैं। तो जब इस किस्म के जो है आपको सिचुएशंस के सामना करना पड़े जहाँ पे आपको ये नजर आ रहा हो कि आपकी जो है कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रही है और बेनिफिट्स आपके कम अवेल हो रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए, डिसीजन को जो है छोड़ देना चाहिए। ठीक है, और इसलिए कहता है कि जब जो है फिलिपीन इस चीज जो है जब लोअर कोर्ट ने जो है इसको देखा, तो उसने कहा कि हम जो है फिलीपींस में या फिलीपींस में जो है हम वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि वहां पे हमें इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा जितनी हमें जो है कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है।
तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, कंपनीज को डिफरेंट मोटिव्स को एनालाइज करना पड़ता है डिफरेंट एस्पेक्ट से, कि हमें वन डायमेंशनल डिसीजन नहीं लेना होगा, बल्कि हमें जो है प्रॉपर तरीके से हर चीज को जज करना होगा, एनालाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट कहता है कि कंपेयरिंग बेनिफिट्स ऑफ डीएफआई ओवर टाइम। आपको चाहिए कि कंपनी जो है क्या करे कि वो, या जो है जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो इन जो है बेनिफिट्स को जो डीएफआई के है वो टाइम टू टाइम देखता रहे, डिसीजंस जो है उसको चेंज करता रहे। क्योंकि कहता है कि एज कंडीशंस चेंज ओवर टाइम, so do possibly benefits from pursuing direct foreign investment in various countries. Thus, some country may become more attractive targets while other become less attractive. The choice of target countries for DFI has changed over time. कि आपके पास जो है जो इसकी सिचुएशन है कंट्रीज की इकोनॉमीज की, वो तो टाइम टू टाइम चेंज होती है, ठीक है। कुछ जो है कंट्रीज ने अपने आप को पहले रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, अब जब उनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने जो है ओपन कर दिया अपने कंट्री को, और उन्हें कहा कि हमारे मुल्क में जो है बिजनेस आना शुरू हो जाए। तो अब उसकी सिचुएशन चेंज हो गई। जिन कंट्रीज ने जो है क्या किया था, अपने आप को ओपन किया हुआ था, उन्होंने जो है उसको क्लोज कर दिया। जैसे जो है रिसेंटली हम देखें तो आपके जो है दुबई और जो है सऊदी अरेबिया ने क्या कर दिया, उन्होंने जो है डिसीजन ले रहे हैं कि वो जो है जितने भी फॉरेनर्स वहां पे काम कर रहे हैं उनको अपनी कंट्रीज में वापस भेज दिया जाए, उनको जो है वापस भेज दिया जाए अपनी कंट्रीज में, और उनकी जो लोकल अपने जो है जो लेबर्स हैं उनको वो यूटिलाइज करेंगे, उनकी जो है वो स्किल्स के बेनिफिट हासिल करेंगे। तो अब जो कंट्री जो है सबके लिए ओपन थी वो रिस्ट्रिक्ट होगी। इसी तरीके से कोई और कंट्री ऐसे हो सकती है जो क्या कर सकती है कि इन चीजों को एनालाइज करे और वो क्या करे, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने मार्केट को ओपन कर दे और वेलकम करें दूसरी कंट्रीज को कि यहाँ पे आए, वो जो है अपनी प्रोडक्शन वगैरह करें। तो ये सिचुएशन जो आपके पास चेंज होती रहती है, और आपको इन चीजों को टाइम टू टाइम एनालाइज करना पड़ता है। आप जो एक दफा ये नहीं कह सकते कि मैंने जो है इस कंट्री में नहीं जाना तो बस सारी जिंदगी नहीं जाना, बल्कि ओवर टाइम आप इस चीज को जो है अपडेट करते रहोगे, दोबारा जो है उसके ऊपर रिसर्च करते रहोगे, इन्वेस्टिगेट करते रहोगे। जिसकी उन्होंने जो है आपको एग्जांपल दी है, कहता है कि लास्ट ईयर जॉर्जिया को contemplated DFI in Thailand, where it would produce and sell cell phones. It decided that the costs were too high. Now it is reconsidering because costs in Thailand have declined. Georgia could lease office space at a low cost. It could also purchase a manufacturing plant at a lower cost because factories that recently failed were standing empty. ठीक है कि पहले जो है वहां पे उसने देखा कि कुछ साल पहले जब वो थाईलैंड में जाना चाहता था तो जॉर्जिया कंपनी को जो है को जो है इतना फायदा नहीं हो रहा था, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही थी, ठीक है, अपने मोबाइल फोन बनाने पे और बेचने पे। लेकिन सिचुएशन चेंज हो गई क्योंकि वहां पे जो है अब क्या हो गया कि थाईलैंड ने अपने आप को जो है थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, अपने एनवायरनमेंट को ठीक हो गया, जो उसकी कॉस्ट जो है जो रिस्ट्रिक्शंस थी कम कर दी। अब वहां पे जो है उनका प्रोडक्शन करना वो जो है अब सस्ता हो गया, ठीक है, वो जो है उसको लीज पे जो है ऑफिस वगैरह दे, ताकि जो है वो लो कॉस्ट यहाँ पे आए, और वहां पे जो है जितनी भी कंपनीज जो है फैक्ट्रीज हैं वो एम्प्टी स्टैंडिंग है, उनको वो क्या करे, बहाल करे, वो दोबारा से उनकी जो है कंपनी की जो कंट्रीज थी वो बेहतर होना शुरू हो जाए। In addition, the Thai baht has depreciated substantially against the dollar recently. So Georgia could invest in Thailand at a time when the dollar can be exchanged at a favorable exchange rate. कि थाई बात जो है वो डेप्रिशिएट हो चुकी है डॉलर के मुकाबले में, तो जॉर्जिया जो है क्या कर सकती है, इस चीज को देख सकती है कि वो इस टाइम पे इन्वेस्ट करे जहां पे जो है डॉलर जो है फेवरेबल सिचुएशन में एक्सचेंज हो सके, तो वो इस चीज को भी एनालाइज कर सकता है। थर्ड चीज क्या है, कहते हैं कि जॉर्जिया को also discovers however that while the cost related characteristics have improved, the revenue related characteristics are now less desirable. A new subsidiary in Thailand might not attract new sources of demand due to country's weak economy. In addition, Georgia might be unable to earn excessive profits there because the weak economy might force existing firms to keep their prices very low in order to survive. Georgia must compare the favorable aspects of DFI in Thailand with the favorable aspects by using multinational capital budgeting. कि कंपनी को क्या करना चाहिए, अब कहता है कि थर्ड चीज क्या है कि उसकी कॉस्ट रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो इंप्रूव हो चुकी है, कि वहां पे जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता है, लो प्राइस पे उसको चीजें मिल रही हैं, फैसिलिटीज मिल रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो है वहां पे जो है जो उसका सेकंड मोटिव है रेवेन्यू रिलेटेड, वो फिजिबल नहीं है। क्यों फिजिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे जो ऑलरेडी कंट्री की सिचुएशन जब वीक है, इकोनॉमी वीक जा रही है, तो प्रोडक्ट की डिमांड भी कम जा रही है, और जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं वो भी लो प्राइस पे जो है कम्पीट कर रहे हैं, अपने जो प्रोडक्ट को सेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका जो है अगर ये भी एक इस मार्केट में आ जाता है और अपनी कॉस्ट को इंकर करने के बाद जब वो अपने प्रॉफिट को एक्सपेक्ट करेगा या प्राइसेस को एक्सपेक्ट करेगा कि वो जो है उसकी प्राइसिंग करे और वो लो प्राइस उसको करनी पड़े, तो फिर तो उसके लिए कोई बेनिफिशियल सिचुएशन नहीं है। तो इसीलिए जॉर्जिया को क्या करना चाहिए कि जहां पे उसको फेवरेबल सिचुएशन नजर आ रही है वहां पे उसके साथ साथ उसको अनफेवरेबल जो है एस्पेक्ट्स को भी देखना चाहिए कि वो जो है उसको कैसे इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम कहते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन क्या है। ठीक हो गया, अगर आप जो इंटरनेशनल डाइवर्सिफाई करते हो उसके बेनिफिट्स क्या हैं।
तो पहली बात कहता है कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कैन रिड्यूस फर्म्स ओवरऑल रिस्क एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स। डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स क्या है कि आप जो है दूसरी कंट्रीज में जाते हो, अपने प्रोडक्ट जो है मार्केट को ओपन करते हो, डाइवर्सिफाई करते हो, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको जो है कॉस्ट, मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि आपको जो है बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे, आपके जो है जो कैश फ्लोज आ रही है वो जो है थोड़ी सी वॉलेटिलिटी उसकी कम हो जाएगी। और इसे कहते हैं कि the key to international diversification is selecting foreign projects whose performance levels are not highly correlated over time. In this way, the various international projects should not experience poor performance simultaneously. कि आप फिर क्या करते हो कि देखते हो कि उस कंट्री की परफॉर्मेंस लेवल्स क्या है, वो एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड तो नहीं है। ठीक है कि अगर आपकी जो है वहां पे परफॉर्मेंसेज एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड जा रही है, कंट्रीज की इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ जो है एक जैसे जा रही है, किसी ने जो है पैकिंग की हुई है तो उस वजह से उनकी सिचुएशन जो है अप एंड डाउन हो रही है, तो आप जो है क्या करोगे कि वहां पे जो है इस चीज को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करोगे कि वहां पे आपकी जो है जो प्रॉफिट्स हैं वो श्रिंक तो नहीं हो रहे, और जिस कंट्रीज में आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो वो थोड़ा सा बेहतर होनी चाहिए। और इसीलिए जो है हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते हैं, कि जिसमें हम कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, कि आप जो है अपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करो फिर, कि like any investor in MNC with investment position around the world is concerned with the risk and return characteristics of investment. The portfolio of all investment reflect MNCs in aggregate. कि आपके जितने भी जो है उसके पोर्टफोलियोज होंगे इन्वेस्टमेंट की, वो एग्रीगेट में कंसिडर होंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हर बंदा क्या देखता है, रिस्क एंड रिटर्न को देखता है, कि उसको जो है कितना रिस्क होगा, कितना जो है वो रिटर्न गेन करेगा, तो वो उसके लिए मेन फैक्टर होता है। तो पहले जो है हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं पोर्टफोलियो को फ्रंटियर पे। ठीक है, फ्रंटियर बेसिकली हमने कहा क्या होता है कि फ्रंटियर आपके पास जो है रिस्क है जो है दो फैक्टर्स को एनालाइज करता है एट द सेम टाइम। ठीक हो गया, ग्राफ के जरिए से अब उसको हम देखते हैं, एक लाइन पे उसको देखते हैं कि जहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, कि अगर आप जो है क्या करते हैं रिस्क को कम करेंगे तो आपके जो है प्रॉफिट्स भी कम होंगे, रिटर्न्स भी कम होंगे, अगर आप जो है रिस्क को बढ़ाने की कोशिश करते हो तो आपका रिटर्न भी उसके साथ बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है क्या होता है कि ऑप्टिमम लेवल जो है इतना कंफर्म नहीं होता कि आप एक सिंगल कंट्री से निकाल सको। तो इसलिए कहते हैं कि along the frontier of efficient project portfolios, no portfolio can be singled out as optimal for all MNCs. This is because MNCs vary in their willingness to accept risk. ठीक है कि जैसे जो है हमने कहा कि सारी की सारी MNCs जो है वो क्या करती है, अपने डिफरेंट मोटिव्स के साथ जा रही होती है, तो जब उनके मोटिव्स डिफरेंट होंगे तो उनका रिस्क एंड रिटर्न स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हर कंट्री जो है इस तरीके से करे तो इसका जो है प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो सकता है, या इस तरीके से करे तो इसको जो है रिस्क बड़ा कम हो सकता है। हर जो है कंपनी अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली इस चीज को एनालाइज करती है और इस चीज के जो है डिसीजन लेती है। और इसलिए कहते हैं कि if MNC is very conservative and has the choice of any portfolio represented by the frontier in Exhibit 13.3, it will probably prefer one that exhibit lower risk near the bottom of the frontier. Conversely, a more aggressive strategy would be to implement a portfolio of projects that exhibits risk return characteristics such as those near to the top of the frontier line. कि आपके पास क्या होगी, दो किस्म की सिचुएशन होगी जो आप क्या करोगे देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है कि रिस्क एंड रिटर्न की सिचुएशन में कि जो आपके पास क्या होंगी, कि जो अपने कहा कि जो आपके पास क्या करेंगी कि वन जो है हमने कहा कि जो है जो लोअर रिस्क की तरफ जाएगी, तो वो क्या करेंगे, वो अपने आप को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, क्योंकि लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। ठीक है, सो जो चाहती है कि उसके रिटर्न ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न होगा। तो वो इस फ्रंटियर लाइन के ऊपर अपने आप को जो है करीब लाने की कोशिश करेंगे जो ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करती है, और जो ज्यादा जो है रिस्क अवर्स जो है मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी उसके प्रॉफिट भी जो है वो बिलो होंगे उस जो है लाइन से, फ्रंटियर लाइन से। सेकंड चीज हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, वो है कंपेयरिंग फ्रंटियर विद अमंग एमएनसीज के, एमएनसीज के दरमियान आप उसके कंपैरिजन किस तरीके से करते हो कि वो कैसे इस चीज को एनालाइज करते हैं। So कहते हैं कि the actual location of the frontier of efficient project portfolio depends on the business in which the firms involved. Some MNCs have frontiers of possible project portfolios that are more desirable than the frontiers of the other MNCs. कि आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो क्या चीज प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, क्योंकि आपके पास डिमांड एंड सप्लाई किस चीज पे बेस करती है, आपके प्रोडक्ट की नेचर पे डिपेंड करती है। तो आपके जो है क्या करना होगा कि जब आप इस चीज को एनालाइज कर रहे हो तो आपने ये भी देखना होगा कि आपके जो है मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो कौन से बिजनेसेस में इन्वॉल्व है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप क्या करोगे, उसको देखोगे कि वो कहाँ पे फ्रंटियर्स के साथ फ्रंटियर लाइन के अकॉर्डिंगली लाई करती है। एग्जांपल हम देखें तो यूरो स्टील की एग्जांपल इन्होंने ली हुई है और जो है ग्लोबल प्रोडक्ट्स की ली हुई है। यूरो स्टील क्या करता है, कहता है कि सेल्स स्टील सॉलिड टू यूरोपियन नेशंस एंड इज कंसीडरिंग अदर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। Its frontier of efficient project portfolio exhibit considerable risk because it sells just one product to countries whose economies move in tandem. ठीक है कि ये क्या करता है कि एक प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, स्टील्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है,
और उसको यूरोपियन नेशंस में ही सेल आउट कर रहा है और उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी। ठीक है, तो अब ये क्या करता है कि ये जो है रिस्क ज्यादा एग्जिबिट कर रहा है। क्यों एग्जिबिट जो है ज्यादा रिस्क एग्जिबिट कर रहा है? क्योंकि ये जो है एक प्रोडक्ट बेच रहा है और वो ऐसी इकोनॉमी में कर रहा है कि जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है यूरोपियन नेशंस। ठीक है, सबकी जो है एक सिंगल करेंसी के सिस्टम चल रहा है, तो उसने उसको इसके साथ जो है अटैच किया हुआ है। दूसरा कर जो है आपके पास ग्लोबल प्रोडक्ट ने क्या किया हुआ है, कहते हैं कि वी सेल्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स टू कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो दुनिया में जो है सारे की दुनिया में जो है प्रोडक्ट्स अपने सेल आउट कर रहे हैं। हैज अ लोअर डिग्री ऑफ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो रिस्क, और उसका जो है पोर्टफोलियो रिस्क भी कम है क्योंकि वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कंट्रीज में सेल आउट कर रहा है। Therefore, its frontier of efficient project portfolio is closer to the vertical axis. और इसीलिए इसका जो है जो पोर्टफोलियो है वो क्लोजर है किस चीज के? वर्टिकल एक्सिस की तरफ। The comparison is illustrated in Exhibit 13.4. Of course, this comparison assumes that global product is knowledgeable about all its products and the markets where it's at. कि हमने जो है इस चीज को भी देखा कि ये जो है एज्यूम किया कि इसको तमाम के तमाम मार्केट के बारे में पता है कि क्या उसकी डिमांड होगी, कैसे उसका प्रोडक्ट सेल आउट होगा, क्या सिचुएशन होगी। तो इसलिए हमने कहा कि जब हमने पहले स्टील का जिक्र किया था उसके जो है फ्रंटियर लाइन आपकी जो है बॉटम की तरफ ज्यादा है, क्योंकि हमने कहा कि एफिशिएंट फ्रंटियर ऑफ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो फॉर एमएनसी दैट सेल्स स्टील्स टू यूरोपियन नेशन, के वो तमाम के तमाम एक जुड़ी हुई इकोनॉमी के साथ जो है अपने ट्रेड्स को चला रहा है, अपने जो है प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है, तो वहां पे जो भी फ्लक्चुएशन होगी वो सारे के सारे ओवरऑल उसको इफेक्ट करेगी। लेकिन जो आपके पास मल्टीनेशनल जो है उसने मल्टी जो है प्रोडक्ट बनाए हुए हैं और वो क्या कर रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज में उसको सेल आउट कर रहा है, पोर्टफोलियो के जरिए से जा रहा है, तो उसका जो है क्या होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा होगा। ठीक है, कि वो डिफरेंट कंट्रीज को टारगेट कर रहा है, तो उसका जो है रिटर्न भी ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि वो जो है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है हमने एज्यूम किया कि वो जो है उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी रखता है, तो जब उसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो जो है प्रॉपर तरीके से वहाँ पे एडजस्ट कर सकता है। और इसलिए कहता है कि our discussion suggests that MNCs can achieve more desirable risk return characteristics from their project portfolio if they sufficiently diversify among products and geographic markets। कि वो प्रॉपर से जो है डिजायरेबल कहाँ पे सिचुएशन कैरेक्टरिस्टिक को अचीव कर सकता है, जहाँ पे वो क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से जो है रिस्क एंड रिटर्न्स को जो है एनालाइज करेगा और प्रोडक्ट और जियोग्राफिकली जो है वो क्या करेगा, अपने आप को डाइवर्सिफाई करेगा। सो कहते हैं कि दिस आल्सो रिलेट्स टू द एडवांटेज एनएमएनसी हैज ओवर अ प्योरली डोमेस्टिक फर्म with only a local market. The MNC may be able to develop a more efficient portfolio of projects than its domestic counterpart. कि जब आप जब एमएनसीज को देखते हैं तो वो क्या करता है कि अपने जो जिस डोमेस्टिक के साथ वो क्या कर रहा है, लोकल मार्केट में कम्पीट कर रहा है, तो वहां पे भी वो उससे अलग होगा। इसके एडवांटेजेस है क्योंकि वो क्या कर रही है कि डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स सेल आउट कर रही है। जब उसके पास डिफरेंट वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स तो उसके फेल नहीं होंगे, तो जहां पे जिनकी सेल्स कम होगी उसको दूसरा प्रोडक्ट क्या कर रहा है, वो सिक्योर कर रहा है, तो इस तरीके से वो अपने जो है पोर्टफोलियो उसको हेल्प आउट कर रहा है। तो पोर्टफोलियो चाहे आपके जो है लोकल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, इट बेनिफिट्स यू ऑन द बोथ साइड। इसके बाद कहता है कि डिसीजन सबसीक्वेंट टू डीएफआई, कि once direct foreign investment takes place, periodic decisions are necessary to determine whether further expansion should take place in a given location. In addition, as the project generates earnings, the MNC must decide whether to have the funds remitted to the parent or used by the subsidiary. कि अब आपने क्या करना है कि आपने जो है एक दफा डिसीजन तो ले लिया, आप वहां पे चले गए, आपने जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर ली, आपका काम यहीं तक खत्म नहीं हुआ, बल्कि आपने क्या करना होगा, अपने डिसीजन को टाइम टू टाइम दोबारा रिव्यू करना होगा। आपने इस सिचुएशन को एनालाइज करना होगा, आपके जो है सिचुएशंस को देखते रहेंगे, और आपने जो है ये चीज भी डिसाइड करनी होगी कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो यहीं पे रहने चाहिए या आप उसको क्या करो कि इंटरनेशनली जो या जो अपने पेरेंट कंपनी को भिजवा दो। ठीक है, क्योंकि आप जो है जब एक कंट्री में आ गए तो अपने आप को वहीं तक स्टॉप नहीं कर सकते, आप जो है या एक्सपेंशन की तरफ जाओगे या कोई और डिसीजन लोगे। और इसलिए कहता है कि इफ द सब्सिडरी हैज यूज्ड फॉर फंड्स दैट वुड बी फॉर मोर वैल्यू then the parents use the subsidiary should retain the funds. Of course, a certain percentage of the funds will be needed to maintain operations, but the remaining funds can be sent to the parent, sent to another subsidiary, or reinvestment for expansion. जाहिर सी बात है, ऑपरेशंस भी तो उसने चलानी है, तो डे टू डे एक्टिविटीज भी तो उसने करनी है, तो जब डे टू डे एक्टिविटीज उसने परफॉर्म करनी है तो वो क्या करेगा, उसके लिए जो है जाहिर सी बात है उसको अपने जो है कॉस्ट को दे जो है इस जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उसके बारे में डिसीजन लेना पड़ेगा उसको, कि वो जो अपने पास या सारी की सारी चीजें जो है रिटेन करे या जो है उसको क्या कर दे कि पेरेंट कंपनी को भिजवा दे या किसी और सब्सिडी को भिजवा दे। सो सिचुएशन टू सिचुएशन उसको जो है डिसीजन लेना पड़ेगा। और कहते हैं कि फैक्ट्स रेलेवेंट टू डिसीजन ऑफ वेदर द सब्सिडी शुड रीइन्वेस्ट द अर्निंग्स शुड बी एनालाइज्ड ऑन अ केस टू केस बेसिस, case by case basis. The appropriate decision depends on the economic condition, the subsidiaries country and the parent country, as well as restriction imposed by the host country governments. कि आपने जो है क्या करना है कि सिचुएशन के साथ भी देखना होगा
ठीक है, आपने सिर्फ ये नहीं कहना कि जो है मैं एक्सपेंशन करना चाहता हूँ, बस एक्सपेंशन पे एक्सपेंशन करते जाऊँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके लिए जो है जो फॉरेन होस्ट कंट्री है उसने भी तो कोई ना कोई जो है बैरियर्स रखे हुए हैं, कुछ ना कुछ पॉलिसीज आपको बताई हुई हैं, तो आपने उस चीज को भी जहन में रखना होगा कि आप जो है ओपनली वहां पे जो है सारे के सारे अपने इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकते, तो आप किस तरीके से इन चीजों को एनालाइज करोगे, किस तरीके से इसको डील करोगे कि दोनों चीजें आपकी बैलेंस चलती रहे, कि कब आपने जो है पेरेंट कंपनी को प्रॉफिट्स भिजवाने हैं, कब आपने उसको क्या करना है अपने पास रिटेन करना है और उसको एक्सपेंशन के लिए यूज करना है। लास्ट टॉपिक जो हमारा इस लेक्चर का है वो था होस्ट गवर्नमेंट व्यूज ऑफ डीएफआई, कि होस्ट कंट्री किस तरीके से व्यू करती है इस चीज को। तो हमने कहा कि ईच गवर्नमेंट मस्ट आउटवे द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इट्स कंट्री। जाहिर सी बात है कि हर बंदा जो है क्या करता है कि डिसीजन लेगा किस बेसिस पे, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस पे। तो गवर्नमेंट्स क्या करती है कि देखती है कि उसको जो है जो नई कंपनी आ रही है उस मुल्क में ऑपरेट करना चाहती है एक मल्टीनेशनल, उसके बेनिफिट्स उसको ज्यादा होंगे या उसके नुकसान उसको ज्यादा हो रहे हैं, तो वो उस चीज के अकॉर्डिंगली डिसीजन देती है। और इसलिए कहता है कि इट में प्रोवाइड incentives to encourage some forms of DFI, barriers to prevent other forms of DFI, and impose conditions on some other forms of DFI, कि जहां पे जो है उनको बेनिफिट देने की जरूरत होगी वो बेनिफिट देगा, कहीं पे उसको कुछ थ्रेट्स होंगे तो वो उसको जो है क्या करेगा, लिमिट करेगा, और कहीं पे जो है उस पर कुछ कंडीशंस इंपोज करेगा। जिसमें पहली चीज हम कहें कि incentives to encourage DFI, कि the ideal DFI solves problems such as unemployment and lack of technology without taking business away from local firms, कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियल चीज क्या होती है, जो प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है वो डीएफआई जो है करती है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करती है आपके मुल्क में। और दूसरा वो अपने साथ एक टेक्नोलॉजी लेकर आती है, जब वो टेक्नोलॉजी लेकर आती है तो उससे क्या हो जाता है कि जो लोकल फर्म्स हैं वो तो इफेक्ट होंगे, लेकिन वो अगर वो बिजनेस जो है क्या करता है कि ऐसे नेचर का है जो वहां पे लोकल फर्म्स को जो है इफेक्ट नहीं करती, तो फिर बेनिफिशियल है। जिसके इन्होंने एग्जांपल दिए, कहता है कि कंसीडर एमएनसी दैट इज विलिंग टू बिल्ड अ प्रोडक्शन प्लांट इन अ फॉरेन कंट्री that will use local labor and produce goods that are not direct substitute for other locally produced goods, कि वो क्या करती है कि वो इस चीज पे विलिंग होगी कि जब वो जो है अपने प्लांट वहां पे लगाएगा, वहां की लोकल लेबर को इस्तेमाल करेगा और प्रोडक्ट जो है बनाएगा, लेकिन वो किसी भी लोकल प्रोडक्ट का सब्सिट्यूट नहीं है। जब वो सब्सिट्यूट नहीं है, वो एक नया प्रोडक्ट है, तो जाहिर सी बात है कि जो लोकल फर्म्स है वो इससे इफेक्ट नहीं हो। कहता है कि in this case the plant will not cause reduction in the sales by local firm, the host government would normally be receptive towards this type of DFI। ठीक है कि अब आपकी जो है लोकल सेल जो है जो बिजनेसेस थे वो तो इफेक्ट हो नहीं रहे, तो इस किस्म की जो इन्वेस्टमेंट होती है उसकी गवर्नमेंट जो है ज्यादा एक्सेप्ट करती है। और another desirable form of DFI from the perspective of the host government is a manufacturing plant that uses local labor and then export the product, assuming no other local firms export such products to the same area। कि सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ कि जब वो यहाँ पे प्लांट लगा रही है तो वो प्लांट में क्या करेगी, लोकल लेबर को इस्तेमाल करिए, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। और फिर दूसरी बात, अगर वो जो है क्या कर रही है कि वो जो है प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करिए और उन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करिए जहाँ पे उनके पहले एक्सपोर्ट्स नहीं होते थे, तो क्या होगा कि वो भी जो है उसके लिए एक फेवरेबल सिचुएशन होगी कि उनकी कंट्री से जो है प्रोडक्ट्स क्या हो रहे हैं, वो जो है उस कंट्रीज में जा रहे हैं, उनके साथ जो है उनके ट्रेड रिलेशंस बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। In some cases, a government will offer incentive to MNCs that consider DFI in its country. Government are particularly willing to offer incentive for DFI that will result in the employment of local citizens or an increase in technology। कि जहां पे उनको नजर आ जाता है कि वो क्या कर रही है कि उनके गवर्नमेंट जो है इस चीज को एनालाइज कर लेती है कि उनके जो है जो बेनिफिट्स वगैरह एमएनसीज दे रही है वो उनके जो है कंट्रीज को बहुत ज्यादा जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है, उनके लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रही है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट आ रही है, एडवांसमेंट आ रही है, कंट्री में जो है नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो जब इस किस्म के जो है बेनिफिट्स गवर्नमेंट देखती है तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, एमएनसीज को प्रमोट करती है, उनको सपोर्ट करती है और उनको कुछ बेनिफिट्स देती है, जिसमें हमने कहा कि वो उनके लिए जो है क्या करती है कि टैक्स उनके जो है कम कर देती है, या जो है उनको रेंट फ्री लैंड एंड बिल्डिंग देती है, या लोन जो है इंटरेस्ट पे देना शुरू कर देते हैं, जो क्या सब्सिडाइज कर देती है उसकी एनर्जी को, या जो है एनवायरमेंटल रेगुलेशन को थोड़ा सा उनके लिए कम कर देती है। So the degree to which the government will offer such incentive depends on the extent to which MNCs DFI will benefit the country। कि जितना जो है वो MNCs उसको जो है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट से फायदा दे रही है, उसी के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट उसको बेनिफिट भी देगी। जितना उसका बेनिफिट कम होगा, गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, इनवर्स सिचुएशन में जाएगी और कम बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी। जैसे कि आपको एग्जांपल दी हुई है कि एलाइड रिसर्च एसोसिएट की, यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी थी, उसने जो है बेल्जियम में अपने जो है प्रोडक्शन जो है फैसिलिटी स्टार्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको सब्सिडीज दी। ठीक है, सब्सिडीज दे दी, जिसकी वजह से जो है वो मजीद बेहतर हुई। सब्सिडीज उन्होंने कहा कि किस सूरत में दी, कि द बेल्जियन गवर्नमेंट सब्सिडाइज अ लार्ज पोर्शन ऑफ द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एलाइड रिसर्च एसोसिएट एंड ऑफर टैक्स कंसेशंस एंड फेवरेबल इंटरेस्ट ऑन लोन्स टू एलाइड। कि उसने क्या कर दिया कि उसने जो है
उनको जो है जो एक्सपेंसेस थे उसमें जो है सब्सिडी दे दी, ठीक है। उन्होंने जो है उनको टैक्स कंसेशंस भी प्रोवाइड कर दिए और जो उनको लोन्स वगैरह मिल रहे थे वो भी फेवरेबल जो है टर्म्स पे मिलना शुरू हो गए और लो रेट्स में उनको लोन्स मिलना शुरू हो गए। So इसलिए कहते हैं कि while many governments encourage DFI, they use different types of incentives। ठीक है, ये जो है सिर्फ हमने एक कंट्री का जिक्र किया, दूसरी कंट्रीज क्या करती है, जैसे फ्रांस है तो उसने जो है क्या कर दिया कि गवर्नमेंट पीरियडिकली गवर्नमेंट लैंड एट डिस्काउंट, कि उसने जो है सोल्ड कर दी गवर्नमेंट की लैंड डिस्काउंट पे। Finland and Ireland attracted MNCs in the late 1990s by imposing a very low corporate tax rate on specific business, कि उन्होंने अपने जो है टैक्स रेट को कम कर दिया। तो हर कंट्री अपने अकॉर्डिंगली जो है जो उनके लिए बेनिफिशियल होता है, जो उनकी जो है नीड के मुताबिक या जितना जो है वो कर सकती है, वो अपने इसके पर्सपेक्टिव से अपने कंट्री के जो है बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो है उनको कंसेशन या सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। सेकंड चीज जो उनके लिए जो है वो बैरियर्स जो डीएफआईज को क्रिएट फेस करनी पड़ती हैं। पहली चीज क्या होती है, कहते हैं कि जी गवर्नमेंट्स आर लेस एंशियस टू एनकरेज डीएफआई दैट इनवर्सली अफेक्ट द लोकली ओन्ड कंपनीज unless they believe that the increased competition is needed to serve consumer. Therefore, they tend to closely regulate any DFI that may affect local firms, consumers and economic condition। जैसे हमने कहा कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो इस चीज को प्रॉपर तरीके से पहले एनालाइज करती है कि जो आपके पास जो है वहां पे जो एमएनसीज आ रही है उसका जो है बेनिफिट कितना होगा, कॉस्ट कितना होगा। तो वो कहता है कि जहां तक जो है कंपनीज को दूसरी कंट्री अपने जो है मुल्क में अलाउ करने की बात है, तो कंपनीज जो है तब भी अलाउड की जाती है जब उनको लग जाता है कि उनके लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो है बहुत ज्यादा मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हम अपनी कंट्री में देख लें कि टोयोटा, सुजुकी और जो है होंडा ने क्या किया था, मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट की हुई थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसकी मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन को खत्म करने के लिए जो है उन्होंने जो है नई कंट्री जो है जो बिजनेसेस थे उनको अपॉर्चुनिटीज दी, किया को कहा कि आप हमारे मुल्क में आओ, होंडाई को अपॉर्चुनिटी दी, फोर्ड को अपॉर्चुनिटी, वॉक्सवैगन के साथ एग्रीमेंट्स, डिफरेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग के साथ जो है जो कंपनीज थी उनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट्स किए ताकि वो यहाँ पे आए और यहाँ पे जो है कंपटीशन को वो कम कर सके। ठीक है, तो इसलिए कहता है कि वो जो इन चीजों को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करते हैं। सो पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो बैरियर होता है वो प्रोटेक्टिव बैरियर होता है कि when MNCs consider engaging in DFI by acquiring a foreign company, they may face various barriers imposed by host government agencies. All countries have one or more government agencies that monitor mergers and acquisition. These agencies may prevent an MNCs from acquiring companies in their country if they believe it will attempt to lay off employees. They may even restrict foreign ownership of any local firms. कि जो है आप सबसे पहले जो है क्या करती है, जब एमएनसी जाती है तो वो इस चीज को देखती है कि गवर्नमेंट के बैरियर्स क्या है, वो जो है किस तरीके से आपकी जो एक्विजिशन को इफेक्ट करती है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट जो है प्रॉपरली हर जो है कंट्री को जो है एक्विजिशन की इजाजत दे दे हर कंपनी की, तो फिर तो उसकी अपनी लोकल कंपनी जो है खत्म हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब वो कंपनी नहीं आएगी तो वो क्या करेगी, वो नए लोगों को हायर करेगी, अपने लोगों को हायर करेगी, तो यहाँ पे तो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ता जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस चीज को जो है क्या अपने जो है उसके लिए स्पेसिफिक एजेंसीज बनाती है और वो क्या करती है इन कंट्रीज को जो है जो कंपनीज आ रही है उसको रिस्ट्रिक्ट करती है और कुछ जो है क्या करती है उसके ओनरशिप को इवन जो है रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि वो ओपनली जो है उसको कंप्लीट जो है गेन नहीं कर सकेंगे। जैसे हमारी पीटीसीएल है कि जहाँ पे जो है उन्होंने सिर्फ मैनेजमेंट दी हुई है एतसलात को और बाकी क्या है उनके पास अपनी जो है 51% शेयर्स होल्ड कर रही है कि उनके पास जो है उनका ओनरशिप होगा। दूसरा आपके पास आ जाता है रेड टेप बैरियर्स। An implicit barrier to DFI in some countries is the red tape involved, such as procedure and documentation requirements. An MNC pursuing DFI is subject to different set of requirements in each country. Therefore, it is difficult for MNCs to become proficient at the process unless it concentrates on DFI within a single foreign country. The current efforts to make regulations uniform across Europe has simplified the paperwork required to acquire European funds. ठीक है कि आपके पास रेड टेप इफेक्ट क्या है, बेसिकली कि आपकी जो है गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा, आपको जो है परमिशन लेनी पड़ेंगी तभी आप जो है आ सकते हो। तो आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स करनी पड़ेंगी, प्रॉपर जो है स्टेप वाइज उनके से गुजरना पड़ेगा, तब कहीं जाके जो है आप एक्विजिशन कर सकते हो। तो आप जो है कंट्रीज इस चीज जो है मल्टीनेशनल कंपनीज इस चीज को भी देखती है कि जहाँ पे वो डीएफआई कर रही है तो वहाँ पे जो है रेगुलेशंस क्या है, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर वर्क क्या है। लट से आप क्या करते हो कि ब्राजील वगैरह में जाते हो या सोमालिया वगैरह में जाते हो, वहाँ पे प्लांट लगाते हो, तो वहाँ पे प्लांट लगाने के लिए आपके जो है इतने बैरियर्स नहीं होंगे, ना ही इतने जो है प्रोसीजर्स होंगे क्योंकि उनको बिजनेस चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है यूएस में जाते हो तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसीजर के जरिए से एक प्रॉपर तरीके से गुजरना पड़ेगा, तभी आपको जो है वो अलाउ करेंगे कि आप वहाँ पे बिजनेस स्टैब्लिश कर लो। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो है क्या है, इंडस्ट्री बैरियर। ठीक है कि कई भी कंट्रीज में सिचुएशन ऐसी होती है कि जहाँ पे आपके इंडस्ट्रीज का इफेक्ट जो है गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा था इन्फ्लुएंस का। ठीक है, तो वो जो है क्या करती है कि वो जो है कोशिश करती है कि मल्टीनेशनल कंपनी ना आए ताकि उनकी जो है मोनोपोली खराब ना हो। ठीक है, तो वो क्या करती है कि वो जो है लोकल कंपनी जो है उसको प्रेशराइज करती है गवर्नमेंट को कि आपने जो है यहाँ पे नए बिजनेस को यहाँ पे हमारे इलाके में जो है ओपन करने नहीं देना,
ताकि जो है वो हमारी मोनोपोली को खराब ना करे। जैसे आपके जो यहाँ पे पेशावर के मार्केट में जो है बैरियर डाउन आ रहा था, तो क्या हुआ कि लोकल ने उन्हें देखा कि हमारी जो है प्रॉपर्टी के रेट जो है बिल्कुल डाउन हो जाएंगे जब बैरियर डाउन आ जाएगा, तो उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की कि जो है यहाँ पे ये जो है कितना बड़ा सिस्टम ना आए, वरना जो है यहाँ की लोकल की मार्केट खराब हो जाएगी। तो ये तो लोकल इस तरीके से कंपटीशन सिचुएशन है। जब हम इसको जो इंटरनेशनल देखते हैं तो वहां पे तो और भी उनको ज्यादा थ्रेट्स फील होते हैं, तो इंडस्ट्रीज उनको रोकने की कोशिश करती है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल बैरियर्स, आजकल जो है कंट्रीज ने क्या कर दिया, अपने इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। पोल्यूशन और इस चीज पे बड़ा कॉन्शियस हो गए हैं कि आपने जो पोल्यूशन नहीं क्रिएट करनी, वेस्टेजेस नहीं बनाने होंगे, ठीक हो गया, तो आपने क्या करना होगा कि उसके लिए जो है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं। तो कंट्रीज इस चीज कंपनीज जो इस चीज को एनालाइज करती है कि वहां पे अगर उसको जो है एंटी पोल्यूशन लॉ या इसमें आ जाते हैं या किसी और जो है कोड को ब्रेक कर लेते हैं, वायलेट कर लेते हैं, तो उसकी जो है कॉस्ट और उसको बियर करना उनके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो वो क्या करते हैं कि उस चीज को अवॉइड करने के लिए जो है वो उस कंट्री में नहीं जाते, कि बस इससे बेहतर है कि मैं जो इस कॉस्ट को इंकर करूं, ना जाऊं इस कंट्री में, तो इसको अवॉइड करते हैं। रेगुलेटरी बैरियर्स, कंट्री टू कंट्री सबकी जो है अपनी कंट्री जो है कुछ बैरियर्स बनाती है। किसी ने जो है टैक्स रिलेटेड पॉलिसी बनाई होती है, किसी ने करेंसी के, किसी ने अर्निंग रिलेटेड बनाई होती है, किसी ने एम्प्लॉइज राइट की प्रोटेक्शन के लिए लॉज बनाए होते हैं। तो गवर्नमेंट के लॉज जितने भी हैं वो भी उनको कंट्रीज को फॉलो करने पड़ते हैं। जब वो उस कंट्री में आएगी वहाँ के जो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगी, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगी, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाएगी, ठीक है। वो जो है जो उनके यहाँ पे ट्रेड यूनियंस बने होंगे उनको जो है ख्याल रखना पड़ेगा, लेबर यूनियंस के साथ उनको निगोशिएशंस करनी पड़ेंगी, उनके साथ जो है प्रॉपर तरीके से रिलेशंस जो है या रिलेशनशिप्स मेंटेन करने पड़ेंगे। तो इन चीजों का जो सबसे बड़ा बैरियर उसको फेस करना पड़ता है। ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है उनके लिए। एथिकल डिफरेंसेस, ठीक है, कंट्री टू कंट्री आपके पास क्या हो रहे हैं, कल्चर चेंज हो रही है, कल्चर चेंज हो रही है, वैल्यूज चेंज हो रही है, नॉर्म्स चेंज हो रही है। तो एक चीज जिस कंट्री में जो है एथिकल है दूसरी कंट्री में अनएथिकल होगी, ठीक है। जैसे जो है इन्होंने एग्जांपल दी आपको ब्राइब के, कि जो है कुछ कंट्रीज में जो है आप क्या करते हो कि वहां पे जो है ब्राइब नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने कहा कि यूएस बेस्ड एमएनसीज आर वेल अवेयर दैट सर्टेन बिजनेस प्रैक्टिसेस that are accepted in some less developed countries would be illegal in the United States. Bribe to government in order to receive special tax breaks or other favors are in common in some countries. If MNCs do not participate in such practices, they may be at a competitive disadvantage when attempting DFI in a particular country. कि आप क्या करते हो कि इस चीज को भी आपको देखना पड़ता है कि आपको जो है कुछ कंट्रीज में ब्राइब देना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, टैक्स उसके लिए जो है ओवरकम करने के लिए। तो अगर वो जो है क्या करेगी कि वो ब्राइब नहीं देगी तो क्या होगा, उसको जो है बैरियर्स फेस करने पड़ेंगे, उसकी जो है कॉस्ट बढ़ेगी। जब उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा कि उसके प्रॉफिट श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे, तो उसके लिए वो चीज इतनी बेनिफिशियल नहीं होगी। तो उसको इस चीज का भी ख्याल रखना होगा कि वहां पे जो है क्या चीज एक्सेप्टेबल है, क्या चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। लास्ट में आपको कहता है कि जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। कहता है कि जो है ज्यादातर कंट्री जो है जो एमएनसीज होती है वो इस चीज का ख्याल रखिए कि वहाँ पे जो है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह तो नहीं चल रही, या जो है अगर किसी जो है गवर्नमेंट चेंज हो रही है, ठीक है, उसको पता चल जाता है कि जी अभी रिसेंटली जो है गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, नई जो है पार्टी आ जाएगी, तो वो क्या करती है कि उस टाइम में जो है इस चीज को अवॉइड करती है, क्योंकि जब नई जो है गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो क्या करेगी, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर देगी। तो अगर वो जो एक्सपेक्ट करती है कि ये पार्टी जो है इन चीजों को फेवर करती है, बिजनेस को प्रमोट करने वाली है, तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने डिसीजन को होल्ड करेंगे और उसका वेट करेंगे। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि अपकमिंग पार्टी जो है वो इनके लिए फेवरेबल नहीं होगी, तो वो क्या करेंगे, रीसेंट पार्टी के जो है हुकूमत के दौरान ही कोशिश करेगी कि वो इस चीज को जो है गेन कर लें और इससे बेनिफिट हासिल कर ले, ताकि जो है वो अपना जो है स्टैब्लिश कर सके सिस्टम जब तक जो है वो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट होगी। थर्ड चीज हमने इसमें कही कि गवर्नमेंट इम्पोज कंडीशंस टू एंगेज इन डीएफआई। सो कहते हैं कि सम गवर्नमेंट्स अलाउ इंटरनेशनल एक्विजिशंस बट इम्पोज special requirements of MNCs that desire to acquire a local firm. For example, the MNCs may be required to ensure pollution controls if it's manufacturing or to structure to the business to export the products it produces so that it does not threaten the market share of the local firm. The MNCs may even require to retain all the employees of the target firm so that unemployment and general economic conditions that country are not made adversely affected. कि गवर्नमेंट क्या करती है कि वो इन चीज़ों का प्रॉपर तरीके से ख्याल करती है, उसके लिए कुछ कंडीशंस लगाती है कि आप हमारे मुल्क में आओगे तो एक्विजिशन की सिचुएशन क्या होगी, ठीक है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी कि वो पोल्यूशन और उस चीज़ों की श्योरिटी उनसे लेगा कि आप यहाँ पे आ रहे हो, इस चीज़ को एक्वायर कर रहे हो या जो है बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हो, तो आप जो है पोल्यूशन जो क्रिएट कर रहे हो उससे जो है लोगों को किस तरीके से फैसिलिटेट करोगे, या जो है आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप जो है क्या करोगे, हमारे एम्प्लॉयज को रिटेन करोगे। अगर आपने जो है यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की तो फिर हम जो है आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप जो है यहाँ पे बिजनेस स्टैब्लिश कर सको, क्योंकि हमारे मुल्क में आपके आने का मकसद यही है कि आप हमारे जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो। जैसे इन्होंने जो मैक्सिको की एग्जांपल दी है, कहते हैं कि मैक्सिको ने क्या किया
कि अपने जो है यूज्ड जो पार्ट्स जो है कहता है कि मेक्सिको रिक्वायर्स दैट a specific minimum proportion of parts used to produce automobiles that are made in Mexico. The proportion is lower for automobiles that are to be exported. ठीक हो गया कि उन्होंने जो एक्सपोर्ट की जो है प्रोडक्शन जो प्रोपोर्शन था उसको कम कर दिया, ठीक है, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है ज्यादातर चीजें रिटेन होगी और इसलिए गवर्नमेंट ने जो है जब फोर्ड ने यहाँ पे प्रोडक्शन की उसको अलाउ किया स्पेन में, ठीक हो गया कि वो जो है क्या करेगी कि कुछ रूल्स को फॉलो करेगी. That included limiting Ford's local sales volume to 10% of the previous year local automobile sales. In addition, two-thirds of the total volume of the automobile produced by the Ford in Spain must be exported. So कहता है कि the idea behind these provisions was to create job for workers in Spain without seriously affecting local communities, allowing a subsidiary that primarily exports its product achieved this objective. कि इन दोनों को सिक्योर करने के लिए इन्होंने जो है इस तरीके से उसको पॉलिसी दे दी. और इसलिए कहता है कि लास्ट में कि गवर्नमेंट imposed conditions do not necessarily prevent an MNCs from pursuing DFI in a specific foreign country, but they can be costly. Thus, MNC should be willing to consider the DFI that requires costly condition only if the potential benefits outweigh the cost. कि गवर्नमेंट का मकसद ये नहीं होता कि आप जो है क्या करो कि जो है DFI को रोक दो, बल्कि MNCs को जो है इस चीज को रियलाइज करना चाहिए कि वो जो है जो उसकी कंडीशंस लगी हुई हैं उस कंट्रीज में वो उसके लिए तो कॉस्टली तो नहीं हो रही. ठीक है, अगर वो जो उसकी कॉस्ट को बढ़ा रही है, जब इतने किस्म के बैरियर से उसको गुजरना पड़ता है तो वो उसकी कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा है. अगर वो उसकी कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा है तो फिर उसको चाहिए कि वो जो है प्रॉपर तरीके से डिसीजन ले, इस चीज को एनालाइज करे कि जो उसके लिए जो है बेनिफिट है वो कम तो नहीं हो रहा और उसकी कॉस्ट उससे ज्यादा तो उसको इनकर नहीं करनी पड़ रही. तो अगर उसकी कॉस्ट उसको ज्यादा इनकर करनी पड़ रही है तो फिर जो है वो क्या करेगी, अपने डिसीजन को रोक देगी, अदरवाइज दे विल गो फॉर DFI. सो ये हमारा जो है चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया. अगर आपका इसमें जो है कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते.